हर कहीं से पिट चुके संजय राउत ने अब फिल्म स्टार अक्षय कुमार से पंगा ले लिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में संजय राउत ने अक्षय कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब कंगना ने मुंबई का अपमान किया तो अक्षय कुमार जैसे अभिनेता भी इस शहर के समर्थन में नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि जब मुंबई का अपमान होता है तो ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। बता दें कि पिछले दिनों कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी और इसके बाद उनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मच गया। पिछले दिनों बदले की कार्रवाई करते हुए शिवसेना ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया और अब उस पूरी बिल्डिंग को तबाह करने की तैयारी कर रही है जिसमें कंगना रनौत रहती हैं। सामना में संजय राउत ने लिखा है कि एक नटी मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा में बोलती है, चुनौती देने की बात करती है और उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। ये कैसी एक तरफा आजादी है। उन्होंने आगे लिखा, कम से कम आधी हिंदी फिल्म जगत को मुंबई के इस अपमान के विरोध में आना ही चाहिए था। कंगना का मत पूरे फिल्म जगत का मत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए था। कम से कम अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों को तो सामने आना ही चाहिए था। मुंबई ने उन्हें भी दिया ही है, मुंबई ने हर किसी को दिया है, लेकिन मुंबई के संदर्भ में आभार व्यक्त करने में कईयों को तकलीफ होती है। दुनिया के रईसों के घर मुंबई में हैं। मुंबई का जब अपमान होता है ये सब गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। बता दें कि बॉलीवुड में कंगना के खिलाफ बहुत कम लोगों ने आवाज उठाई है। कंगना के समर्थन में अनुपम खेर और शेखर सुमन जैसे अभिनेता खुलकर सामने आए हैं। बॉलीवुड के एक बड़े हिस्से ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। वैसे भी अक्षय कुमार आमतौर पर किसी भी विवादित मुद्दे पर बयान देने से बचते हैं। राउत ने फिल्म जगत पर हमला करते हुए आगे लिखा, मुंबई का महत्व सिर्फ दोहन और पैसा कमाने के लिए ही है। फिर मुंबई पर कोई प्रतिदिन बलात्कार करे तो भी चलेगा। इन सभी को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ठाकरे के हाथ में महाराष्ट्र की कमान है, इसलिए सड़क पर उतरकर भूमि पुत्रों के स्वाभिमान के लिए राड़ा वगैरह करने की आवश्यकता आज नहीं है। महाराष्ट्र और भूमि पुत्रों का भाग्य चक्र मुंबई के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। मुंबई देश की हो या दुनिया की, लेकिन उस पर पहला हक महाराष्ट्र का है। संजय राउत ने एक बार फिर से कंगना पर निशाना साधते हुए लिखा, उसके अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो वह मेरा राम मंदिर ही था। ऐसा ड्रामा उसने किया, लेकिन उसने ये अवैध निर्माण कानून का उल्लंघन करके उसके द्वारा घोषित किए गए पाकिस्तान में किया था। मुंबई को पाकिस्तान कहना और उसी पाकिस्तान में स्थित अवैध निर्माण पर सर्जिकल स्ट्राइक की छाती पीटना, ये कैसा खेल है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी ने जो किया वह संजय राउत के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक था। संजय राउत का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में पूरी मुंबई और मायानगरी सड़क पर उतर आए और कंगना का विरोध करे। जो विरोध नहीं करेगा वह संजय राउत की नजर में मुंबई का गद्दार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में अपने हिसाब से उलट पलट कर सोनिया गांधी राहुल के साथ अमेरिका रवाना हो गई, लेकिन कांग्रेस का संकट इससे कम होने के बजाय और बढ़ ही गया है। सोनिया गांधी ने कार्य समिति में बदलाव किया, कई नए चेहरों की संगठन में एंट्री हुई और इसके साथ ही पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले नेताओं को किनारे भी लगाया गया। चिट्ठी लिखने वाले कुछ नेताओं को इस वजह से प्रमोशन दिया गया ताकि विरोधियों की एकता में फूट पड़े, लेकिन हुआ उसके उलट ही। कई ऐसे नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के साथ आ गए जो अब तक नहीं थे। मतलब कि कांग्रेस में बवाल एक नए तरीके से फिर शुरू हो गया। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने फिर से बैठक की। बैठक में असंतुष्ट नेताओं ने कहा कि 7 अगस्त को लिखी गई चिट्ठी में बदलाव को लेकर जो मांग की गई थी उसे एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि शनिवार को हुई बैठक में चिट्ठी लिखने वाले 23 में से 18 नेता मौजूद थे। उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि संगठन में मौजूदा बदलाव से नेता इतने नाराज हैं कि इस बैठक में कई नए चेहरे भी शामिल हुए। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि नए नेताओं के नाम का ऐलान सही वक्त आने पर किया जाएगा। बता दें कि संगठन में बदलाव के तुरंत बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जताई थी और कहा जा रहा था कि पार्टी के असंतुष्ट नेता फिलहाल थोड़े दिन के लिए शांत रह सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के बाद जब सोनिया अपना हेल्थ चेकअप करवा कर लौटेंगी तो फिर जाकर उनके सामने ये मुद्दा उठाया जा सकता है। शनिवार को सोनिया और राहुल गांधी डॉक्टर से मिलने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गए।
कांग्रेस नेतृत्व की ओर से संगठन में किए गए बड़े बदलाव के जरिए दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर समेत कई ऐसे बड़े नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में वापसी हुई है जो लंबे समय से 24 अकबर रोड पर सक्रिय भूमिका में नहीं थे। आरोप लगाया जा रहा है कि नई कार्य समिति में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी नेताओं को जगह दी गई है। कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन में वापसी की है, तो इस फेरबदल में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की साफ छाप दिखती है। उनके करीबी माने जाने वाले कई नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। राहुल गांधी के करीबियों में शुमार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को महासचिव, कर्नाटक का प्रभारी और सोनिया गांधी के सहयोग के लिए बनी विशेष समिति का सदस्य बनाया गया है। राहुल के पसंदीदा माने जाने वाले मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ये कि सोनिया गांधी के अमेरिका से लौटने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बड़ा हंगामा शुरू होने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी के राजनीतिक दांवपेच में उलझी शिवसेना का नेतृत्व उबरने की कोशिश में है। सियासत के मुन्ना भाई जैसी तरकीबें अपनाने लगा है। ऐसा लगता है जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुन्ना भाई वाले अंदाज में ही विनम्र बनने की कोशिश कर रही है, जो कुछ और नहीं बल्कि एक मुखौटा भर है। शिवसेना सुविधा के अनुसार विनम्र बनने की कोशिश करती है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी न होने पर अपने पुराने रंग में सड़क पर निकल पड़ती है। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हुआ हमला इसका जीता जागता उदाहरण है। एक हफ्ते के भीतर ही शिवसेना के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिले। शिवसेना का एक चेहरा वो है जो उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत के आक्रामक हमले को भी इग्नोर कर रहा है, और दूसरा चेहरा वो है जो रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा पर एक कार्टून शेयर कर देने के लिए धावा बोल देता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर घायल अफसर की तस्वीर शेयर की। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस गुंडाराज को रोकने की अपील की है। राजनाथ सिंह इस पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन संजय राउत कहते हैं कि जो हुआ वो गुस्से में हुआ। हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सभी को जमानत भी मिल गई। बताते हैं कि कोरोना महामारी की गाइडलाइन को देखते हुए जमानत दी गई है। ये जमानत 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली। ये न तो बीजेपी और न ही अफसर के घर वालों को मंजूर है। मुंबई में एडिशनल सीपीएस के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें शिव सैनिकों के हमले में घायल अफसर की बेटी भी शामिल है। ये लोग अफसर पर हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। शिवसेना की तरफ से कंगना रनौत के मामले में विनम्र बनने की जो कोशिश की जा रही है, और वो महज दिखावा ही लगता है। एक बार ये सीन ध्यान से देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे शिवसैनिक एक ही वक्त में 2 मामलों में अलग अलग व्यवहार कितनी आसानी से कर लेते हैं। शर्त सिर्फ मकसद का है जो अलग होना चाहिए। अब तो कंगना रनौत मामले में भी यही लगता है कि शिवसेना ने विनम्रता का मुखौटा लगा रखा है। भले ही शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हों कि शिवसेना के लिए कंगना रनौत एपिसोड खत्म हो चुका है, लेकिन पार्टी मुखपत्र सामना का संपादक ये तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट से भी मालूम होता है अभी तो कंगना रनौत के दफ्तर में सिर्फ तोड़फोड़ हुई है। आने वाले दिनों में बीएमसी के जरिए पूरा घर ही गिराने के उपाय खोजे जा रहे हैं। हालांकि 22 सितंबर को केस की बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, क्योंकि तब तक तो स्टे ऑर्डर्स हैं। शरद पवार ने भी यही कहा कि कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई का महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार से कोई वास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ कॉरपोरेशन यानी बीएमसी का मामला है। संजय राउत भी कह चुके हैं कि अदालत में भी बीएमसी ही अपना केस लड़ेगी और जवाब देगी कि कंगना रनौत के दफ्तर पर किस वजह से एक्शन लिया गया। कंगना रनौत को लेकर संजय राउत के बयान और सामना के संपादकीय में काफी विरोधाभास नजर आता है। सामना के संपादकीय में तो ऐसा लगता है जैसे शिवसेना बीएमसी के एक्शन को लेकर चौतरफा घिर जाने के कारण खामोशी अख्तियार कर लिए हो और सही मौके का इंतजार कर रही हो। संपादकीय से तो ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत को साफ साफ धमकी भी दी जा रही है। सामना के जरिए शिवसेना की तरह से कंगना रनौत को नसीहत देने की कोशिश की जा रही है। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखते, मतलब तो यही हुआ कि कंगना रनौत मुंबई में शिवसेना से दुश्मनी मोलकर चैन से नहीं रह सकती।
यानी कंगना रनौत को समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी कंगना रनौत ने बोला है या अब वो भी बोल रही हैं, शिवसेना हर बात का पूरा हिसाब रख रही है और भविष्य में ये सब कंगना रनौत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दफ्तर तोड़ने के बाद अब उद्धव ठाकरे कंगना रनौत का घर तोड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया कि कंगना ने अपने घर के अंदर किन किन नियमों को तोड़ा है और क्यों न उनके घर को तोड़ा जाए। पहले कंगना रनौत के पाली हिल वाले दफ्तर में किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था और इसके बाद अब बीएमसी ने मुंबई के खार स्थित कंगना के घर के अंदर किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर भी नोटिस भेजा है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के दफ्तर के मुकाबले उनके घर में बीएमसी के नियमों का और भी ज्यादा उल्लंघन किया गया है। फिलहाल कंगना के घर के अवैध निर्माण का केस कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कंगना रनौत मुंबई के खार वेस्ट स्थित 16 नंबर रोड के एक इमारत में 5वीं मंजिल पर रहती हैं। इस मंजिल पर कंगना के कुल 3 फ्लैट हैं, जिनमें से एक फ्लैट 797, दूसरा 711 और तीसरा फ्लैट 459 का है। ये तीनों फ्लैट्स कंगना के नाम पर 8 मार्च 2013 में रजिस्टर्ड हुए। बीएमसी का कहना है कि कंगना के फ्लैट लेने के 5 साल बाद 13 मार्च 2018 में उसे इन फ्लैट्स के अंदर किए गए अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के बाद 26 मार्च 2018 में बीएमसी की तरफ से कंगना के फ्लैट का मुआयना किया गया और उसी दिन कंगना को बीएमसी ने योजना से परे जाकर अनधिकृत निर्माण के लिए MRTP अधिनियम के 53(1) के तहत नोटिस भेजा था, जिसको 27 मार्च 2014 को बीएमसी ने मंजूरी दी थी। कंगना रनौत के फ्लैट के अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने नोटिस कंगना को जारी कर उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक फिटिंग को संक सीमेंट से भरकर उसका कारपेट एरिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पौधे लगाने के लिए प्रदान की गई जगह पर सीढ़ियां लगाई गई हैं। खिड़की पर लगाए गए छज्जा के आसन की दीवारों को हटाकर बालकनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विस स्लैब संक सीमेंट से भर दिया गया और साथ ही लगी दीवार को तोड़कर बालकनी में तब्दील कर कमरा बना दिया गया। उत्तर पश्चिम की ओर सीढ़ी और रसोई के बीच कॉमन रास्ता और रसोई के पास दरवाजा बनाकर कवर किया गया है। तीनों फ्लैट्स के बीच प्रदान किया हुआ कॉमन एरिया अवैध दरवाजे लिफ्ट के सामने बना दिया गया। तीनों फ्लैट्स को जोड़ने के लिए कॉमन दीवारें तोड़ दी गईं। शौचालय और बाथरूम के पास नालिकाएं या तो आकार में बदली हुई या ढकी हुई पाई गई हैं। अधिकारियों का दावा है कि उपरोक्त सभी उल्लंघन कंगना रनौत के कार्यालय की तुलना में बहुत गंभीर और अधिक गंभीर उल्लंघन हैं, जिन्हें बीएमसी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस नोटिस में बीएमसी ने कंगना रनौत को 1 महीने में बीएमसी के अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए बीएमसी को इस पर जवाब देने के लिए कहा है। प्रारंभिक उत्तर के बाद कंगना रनौत ने 22 मई 2018 को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल ये मामला न्यायालय में है और बीएमसी ने अदालत से दरख्वास्त कर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर 2020 को होगी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक बार फिर से खटपट शुरू हो गई है। सोनिया और राहुल गांधी के अमेरिका रवाना होने के साथ ही पायलट ने गहलोत के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। पायलट ने इस बार बाकायदे चिट्ठी लिखकर गहलोत को घोषणा पत्र की याद दिलाई। पत्र में पायलट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो पीड़ादायी हैं। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। पायलट ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधिमंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। पायलट ने लिखा है कि कांग्रेस ने साल 2018 में विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एसबीसी समाज को 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया था। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में ये समझौता हुआ भी था कि 4% अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।
पत्र में लिखा गया है कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार और एसबीसी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4% पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पायलट ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रिट भर्ती 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाइजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 एवं अन्य भर्तियों में 5% आरक्षण नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी उन्हें विभिन्न प्रतिवेदनों के जरिए मिली है। उधर कांग्रेस विधायक जीआर खटाणा का कहना है कि वादा पूरा नहीं होने से गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ी है। उधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के ठीक पहले कंगना रनौत ने संजय राउत की जमकर क्लास लगाई और कहा कि शिवसेना क्या चाहती है कि गुंडे उन्हें सरेआम लिंच करें। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना क्या चाहती है, बीजेपी गुंडों से कंगना रनौत को निपटने दे। कंगना ने कहा कि क्या शिवसेना की मंशा क्या है कि गुंडे मुझे सरेआम लिंच कर दें। अभिनेत्री कंगना रनौत की ये प्रतिक्रिया शिवसेना सांसद संजय राउत के उस बयान पर आई जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दुखद है कि बीजेपी कंगना रनौत के समर्थन में खड़ी हो रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि मुंबई का अपमान करने वाली एक नटी के अवैध निर्माण पर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद बीएमसी का उल्लेख बाबर के रूप में किया गया। मुंबई को पहले पाकिस्तान और बाद में बाबर कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा कि मुंबई को पाकिस्तान और बीएमसी को बाबर की सेना कहने वालों के पीछे महाराष्ट्र का प्रमुख विरोधी पक्ष खड़ा होता है, यह अजीब है। सामना में कहा गया कि सुशांत और कंगना को समर्थन देकर बीजेपी को बिहार का चुनाव जीतना है। कंगना ने यह ट्वीट तब किया जब संजय राउत ने पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा के साथ शिव सैनिकों की करतूत को अपने हिसाब से जायज साबित कर दिया। एक ओर जहां बीजेपी ने इस मामले पर उद्धव सरकार और शिवसेना पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने देश के अन्य हिस्से में पूर्व सैनिकों पर हुए हमले के बहाने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मदन शर्मा को फोन करने पर भी संजय राउत ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। संजय राउत ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि यूपी में कितने पूर्व सैनिकों पर हमले होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें फोन तो नहीं किया। हमारी सरकार का मानना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला नहीं होना चाहिए। राउत ने आगे कहा, महाराष्ट्र में हमेशा कानून का सम्मान होता है। आरोपी किस पार्टी के हैं, ये सोचे बिना पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज्यपाल से मिलने के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है मैंने उसके बारे में बात की। वह यहाँ पर सबके अभिभावक हैं। जिस तरह से मेरे साथ सलूक हुआ उस बारे में बात हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा ताकि युवा लड़कियों सहित सभी नागरिकों का विश्वास सिस्टम पर बना रहे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राज्यपाल ने एक बेटी की तरह मेरी बात सुनी। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कंगना रनौत के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी थी। वहीं इससे पहले रविवार की सुबह एक्ट्रेस ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं से अपने घर पर मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।